प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्रिया। बगैर किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। क्रिया शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश खेलता है। इस वाक्य में हमें किस चीज का बोध हो रहा है? खेलने का, कि यहाँ पर रमेश क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ खेलने की क्रिया का बोध हुआ है। फिर इसके बावजूद है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है। इसमें जो पढ़ता है इसमें मूल धातु पढ़ है, ता प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार जैसे लिखना है, लिखना में जो मूल धातु है वह लिख है। तो शायद आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 सकर्म क्रिया, दो अकर्म क्रिया। सकर्म क्रिया जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा और भी है, जहां ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो। एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे मोहन हिंदी पढ़ता है। इसमें इस वाक्य में मोहन करता है और उसने काम किया है, क्रिया की है पढ़ने की। जो पढ़ता है वो क्रिया है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? हिंदी पर। हिंदी कर्म है। इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं हम, यानी कर्ता जो क्रिया करता है उसके क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है उसे हम सकर्म क्रिया कहें, यानी कर्म है। अब एक उदाहरण और लेते हैं इसका। बच्चा दूध पीता है। बच्चा है वो करता है, उसने क्रिया कर दी पीने की। तो पीने की क्रिया का जो प्रभाव हो किस पर पड़ रहा है? दूध पर। दूध कर्म है। तो शायद समझ गए होंगे। अब इसके बावजूद है अकर्म क्रिया। जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्म क्रिया कहते हैं। अथवा इसकी एक परिभाषा और भी है, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो। जैसे
दिनेश हंसता है। कर्ता दिनेश, क्रिया कर दी हंसने की, हंसना क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान करने का एक तरीका उपाय है, हमेशा क्रिया से पहले क्या लगाकर एक प्रश्न करो। यदि उस क्या वाले प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक है, यदि क्या वाले प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। जैसे दिनेश हंसता है, तो हंसना से पहले क्रिया लगाएंगे क्या। दिनेश क्या हंसता है, तो हमें इसका कोई उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। और इसी पहले वाला वाक्य जो पढ़ा था, क्या राम हिंदी पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो उसका हमें क्या लगाकर जो क्वेश्चन किया आंसर मिल रहा है हिंदी पढ़ता है। इसका मतलब पहले वाले वाक्य में क्या लगाकर जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर मिल रहा है, इसलिए पहले वाला है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है और दूसरे वाला अकर्मक क्रिया का। इसके बावजूद है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद हैं। सबसे पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थ क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया, छठा है तात्कालिक क्रिया। अब बारी बारी से इनकी परिभाषा बताएंगे। सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, इस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग है और वो है खेलना। अब इसके बावजूद है संयुक्त क्रिया, जहां दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से क्रिया का निर्माण होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा भी है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो। समझ में आ गई? अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बूढ़ा उठते उठते गिर पड़ा, बूढ़ा उठते उठते गिर पड़ा। इस वाक्य में दो तीन क्रियाएं हैं, उठना, गिरना और पढ़ना। तो इस प्रकार इसमें
दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और इसके बावजूद है नाम धातु क्रिया। क्रिया के मूल रूप को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के सहयोग से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया को छोड़ देना है। जैसे बात, बात से बन जाएगा बतियाना। लात, लात से बन जाएगा लतियाना। सफेद, सफेद से बन जाएगा सफेदी। आगे है बेटे प्रेरणार्थ क्रिया। आगे है प्रेरणार्थ क्रिया। ऐसी क्रिया जहां कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता बल्कि दूसरों को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। अर्थात मतलब ऐसी क्रिया है इसमें कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता बल्कि दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे थानेदार सिपाही से चोर को पिटवाता है। इस वाक्य में जो थानेदार है वो चोर की पिटाई करने का कार्य स्वयं नहीं कर रहा है बल्कि सिपाही से करवा रहा है। तो यहाँ पर जो पिटवाता शब्द है ये प्रेरणार्थ क्रिया है, क्योंकि यहाँ थानेदार क्रिया स्वयं नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे से करवा रहा है। और उदाहरण लीजिए, देखिएगा अध्यापक छात्र से पढ़वाता है। अध्यापक छात्र से पढ़वाता है। इस वाक्य में अध्यापक है वो स्वयं पढ़ाने का कार्य नहीं कर रहा है बल्कि पढ़वाने का कार्य वो किसी अन्य छात्र से करवा रहा है। तो जो पढ़वाता है वो प्रेरणार्थ क्रिया है। अनेक उदाहरण हैं। माँ बेटे से दूध मंगवाती है। तो इस वाक्य में जो माँ है वो स्वयं दूध नहीं ला रही है बल्कि दूध लाने के लिए बेटे को प्रेरित कर रही है। इसके बावजूद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ स्नान करके मंदिर गई। इस वाक्य में दो क्रिया हैं, एक तो स्नान करना और एक मंदिर जाना। लेकिन हमने बताया है जहां क्या मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या स्नान करना है ये पूर्वकालिक क्रिया है। पहले उन्होंने स्नान किया है
उसके बाद मंदिर गई। तो इसमें इस वाक्य में दो क्रिया थी। जो पहले क्रिया हुई है इसे हम पूर्वकालिक कहेंगे। छात्र खाना खाकर स्कूल गया। इस वाक्य में भी दो क्रिया हैं, खाना खाना और स्कूल जाना। तो इसमें पहले क्रिया कौन सी हुई है? खाकर। छात्र खाना खाकर स्कूल गया। तो खाना जो खाकर है, खाना खाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। इसके बाद है बेटे तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया करके उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया में लग जाता है तो बाद वाली क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे विद्यार्थी पढ़ते ही सो गया। इस वाक्य में दो क्रिया थी, तो पढ़ना और सोना। तो विद्यार्थी ने जैसे ही पढ़ने का काम पूरा किया उसके तुरंत बाद सो गया। तो सोना है यहाँ पर, सो गया, तो ये क्या हो गया? तात्कालिक क्रिया। समझ आएंगी? हाँ ठीक है, तात्कालिक क्रिया। और उदाहरण लिख सकते हैं ऐसा ही। पिताजी स्नान करके ऑफिस गया। तो इसमें भी दो क्रिया है, एक तो स्नान करना और एक ऑफिस जाना। अगर स्नान करके कॉर्नर लाइन करेंगे तो ये पूर्वकालिक है, और ऑफिस गया ये तात्कालिक क्रिया है। लेकिन इसकी एक पहचान है, याद रखना। तात्कालिक क्रिया के साथ हमेशा कर या करके प्रयुक्त होता है। इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुने। तात्कालिक क्रिया के साथ हमेशा सदैव या तो कर मिलेगा या करके, इसकी पहचान है। तो बेटे ये रचना के आधार पर क्रिया के भेद थे, और अब छोटे छोटे कुछ और अन्य भेद भी हैं, जैसे रंजक क्रिया। रंजक का अर्थ है रंगना। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को और भी प्रभावशाली बना देती है, उसे रंजक क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग या प्रयुक्त होकर के उसके अर्थ को और भी प्रभावशाली बना देती है, उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मार डाला। राम ने रावण को मार डाला। इस वाक्य में जो डाला है वो रंजक क्रिया है। इसके बावजूद है बेटे आगे सहायक क्रिया।
सहायक क्रिया। काल का बोध कराने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। काल का मतलब समय का, काल का बोध कराने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कल रमेश ने फूल तोड़े थे। कल रमेश ने फूल तोड़े थे। अगर आप पूछें हम कि भाई फूल कब तोड़े थे, तो क्या है, कल तोड़े थे। तोड़े थे ये है सहायक क्रिया। इसको अंग्रेजी में हम सहायक हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। यानी इसे पता लग रहा है कि फूल तोड़ने की क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, तो इसने ज्ञान करा दिया कि फूल तोड़ने की क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, इसलिए ये सहायक क्रिया है। ऐसे ही उदाहरण लिखेंगे, आज रमेश फूल तोड़ेगा। आज रमेश फूल तोड़ेगा। तो इस वाक्य को क्या पता चल रहा है इस वाक्य से कि फूल तोड़ने की क्रिया कब होगी, आज, यानी तोड़ेगा। आज रमेश फूल तोड़ेगा। तो तोड़ेगा से ये पता चल रहा है कि फूल तोड़ने की जो क्रिया है वो भविष्य में होने वाली है, तो ये सहायक क्रिया। ऐसे ही उदाहरण ले सकते हैं, रमेश फूल तोड़ रहा है। तो इस वाक्य में रहा है से पता चल रहा है कि फूल तोड़ने की क्रिया वर्तमान में फिलहाल प्रेजेंट में हो रही है। तो उम्मीद करते हैं बेटे समझ गए होगी। इसके बावजूद है समापिका क्रिया। ऐसी क्रिया जो वाक्य की समाप्ति करती है और वह है सदैव वाक्य के अंत में रहती है। समझ आ गया? अर्थात ऐसी क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है और सदैव वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है। जैसे बच्चा सो रहा है, तो इसमें सोने वाली जो क्रिया है वो वाक्य के अंत में आई है और इसका समापन भी कर रही है, अंत भी कर रही है। इसके बाद दूसरा है असमापिका। असमापिका क्रिया, इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है जो क्रिया वाक्य की समाप्ति नहीं करती बल्कि वो अन्यतर, अन्यतर मीन दूसरी जगह प्रयुक्त होती है। ऐसी क्रिया जो वाक्य को समाप्त नहीं करी है बल्कि अन्यतर यानी दूसरी जगह प्रयुक्त होती है, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे बहता हुआ पानी अच्छा लगता है। बहता हुआ पानी बहता हुआ जो क्रिया है पहला वो वाक्य के अंत में नहीं बल्कि वाक्य के प्रारंभ स्टार्टिंग में लगी हुई है। इस प्रकार ये असमापिका क्रिया का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, कल इसको अच्छी तरह से याद करके लेकर आएंगे। जय हिंद।